दुनिया में कई देशों ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन भारत का संघर्ष सबसे अलग और अनोखा था। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विशाल देश पर कब्जा किया और हमने उसे कैसे बाहर निकाला। आप वो रणनीतियां और सीक्रेट सीखेंगे इस वीडियो में जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 1857 की महान क्रांति और वो उसके असली कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और सेफ्टी वाल्व रणनीति क्या थी। इसके बाद हम फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति का पर्दाफाश करेंगे। फिर एंट्री होगी महात्मा गांधी और वीर क्रांतिकारियों की जिन्होंने आजादी की दिशा को बदल दी। अंत में देखेंगे आजाद हिंद फौज का जलवा और 1947 का वो ऐतिहासिक आजादी का दिन देखेंगे। अर्थात आज वीडियो में बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति क्या थी। देखो, बारूद और चिंगारी यहीं से शुरुआत होती है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो, ब्रिटिश आर्मी जो है वो उसने क्या किया, 2,38,000 भारतीय सिपाही थे। अर्थात ब्रिटिश आर्मी में 2,38,000 भारतीय सिपाही थे और केवल 45,000 उसमें कांग्रेस थे। इसका मतलब है कि भारतीयों का और अंग्रेजों का रेशियो देखा जाए तो मतलब 6:1 था। अर्थात 6 लोग अगर भारतीय तो केवल एक उसमें अंग्रेज था। डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और किसानों की जमीन हड़पने से देश में भयंकर गुस्सा उमड़ रहा था। इसी बीच अंग्रेजों ने एनफील्ड P53 राइफल पेश की, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर फैल गई। बैरकपुर में मंगल पांडे के नाम के वीर सिपाही ने जब इस कारतूस का विरोध किया और गोली चलाई तो वह पूरी देश के लिए चिंगारी बन गई। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं भारतीयों का और अंग्रेजों का रेशियो कैसा था। और इनफील्ड इन्होंने बनाई जो कि इसके ऊपर सुअर वगैरह इनकी काफी ज्यादा लेयर लगाई जाती थी, जिसको मुंह से यहाँ पे निकालना पड़ता था। अब थोड़ा सा बात करते विद्रोह का विस्तार और परिणाम क्या हुआ। देखो, मेरठ से शुरू होकर यह विद्रोह दिल्ली तक पहुंच गया, जहां सिपाहियों ने 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुन लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे सूरवीरों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर भी दी थी। हालांकि उचित लीडरशिप और तालमेल की कमी के कारण अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में काफी ज्यादा सफल रहे। अर्थात उनकी अभी तक हार नहीं हुई थी। लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हो गया। और सीधे किसका हुआ, ब्रिटिश सरकार का क्राउन यहाँ पे लागू हो गया। फिर बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस की स्थापना। देखो, रेलवे, अखबार और अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार से भारतीय लोग आपस में जुड़ने लगे और पढ़े लिखे वकीलों ने समानता की आवाज उठाई। इसी माहौल में 1855 में ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने 72 लोगों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत में इसके नेता नरम दल के थे जो पिटीशन और प्रार्थना के जरिए अपनी बात रखते थे। लाला लाजपत राय और कई इतिहासकारों का मानना है कि यह अंग्रेजों की सेफ्टी वाल्व रणनीति थी ताकि भारतीयों का गुस्सा शांति से निकाला जा सके। आप थोड़ा सा बात करते बंगाल का विभाजन और कूट डालो और राज करो। जब अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही है तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल और धर्म के आधार पर बंटवारा किया। अर्थात मुस्लिम के और कांग्रेस के बीच में इन्होंने बंटवारा किया। इसके बाद पूरे देश में विदेशी आंदोलन छिड़ गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और वंदे मातरम गूंजने लगा। 1906 में अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग का गठन किया गया ताकि दरार को गहरा किया जा सके। मुस्लिम लीग का यहाँ पे 1906 में गठन किया गया जिससे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे। कांग्रेस के अंदर भी
तरीके को लेकर विवाद हुआ और 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी नरम दल और गरम दल में बट गई और जो कांग्रेस की पार्टी थी वो दो गुटों में डिवाइड हो गई, नरम दल और गरम दल के नेताओं में। 1919 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स ने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली बनाकर इस बंटवारे को कानूनी रूप से अलग कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं महात्मा गांधी की एंट्री और नया हथियार सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 2 साल पूरे भारत का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को उन्होंने समझा। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने किसानों से जबरन नील की खेती करवाने वाले 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ पहला सफल सत्याग्रह चालू किया। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल कर मजदूरों का वेतन 30% बढ़वाया और गुजरात के खेड़ा में लगान माफ करवाया। पहली बार भारत का आम आदमी, किसान और मजदूर बिना डरे आजादी की लड़ाई से सीधे जुड़ रहा था। अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि मारपीट के बिना शांति से अड़े रहने वाले इन लोगों से निपटना असंभव हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन की कहानी पर बात करें तो 1919 में अंग्रेज रालेट एक्ट लाए, एक नया एक्ट लाए। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के किसी को भी जेल में डालने का क्रूर कानून उन्होंने बना दिया। इसमें क्या हुआ कि इसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अर्थात रालेट एक्ट लाया गया जिसमें किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था। इसके लिए कोई भी यहाँ पे नहीं उसका देखा जाता कि उसने क्या गुनाह किया नहीं किया। तो इसी को देखते हुए जलियांवाले बाग में नरसंहार एक युद्ध चला दिया गया था। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी गई जनरल डायर के द्वारा। इस भयानक नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। वकीलों ने अदालतें छोड़ी और छात्रों ने स्कूल छोड़े और विदेशी सामान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में भड़की हिंसा में 22 पुलिस वालों की मौत के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन तुरंत रोक दिया। अब क्रांतिकारियों का तूफान, गर्म खून की हुंकार। जब शांतिपूर्ण आंदोलन रुक गए तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने हथियार उठा लिए। उन्होंने HRA पार्टी बनाई और 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटा। 1922 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और वो वहां शहीद हो गए। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को मारा और अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली असेंबली में बम फेंका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए फांसी पर झूल गए। देख सकते कितनी गहराई से यहाँ पे लोग देश के साथ या देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। अब बात करते 50 पूर्ण स्वराज और दांडी मार्च का मास्टर स्ट्रोक क्या है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को ठुकराकर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए गांधी जी ने नमक जैसी बुनियादी चीज पर लगे टैक्स को अपना हथियार बनाया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 390 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की। 24 दिन बाद समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा, जिसे पूरी दुनिया की मीडिया में कवर किया गया। इस विशाल सविनियम अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को इतना झुका दिया कि उन्हें गांधी इरविन पैक्ट करना पड़ गया। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं दूसरा विश्व युद्ध और नतीजा की आजादी हिंद फौज। देखो, जब 1930 युद्ध में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में किया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी। वो वेश बदलकर जर्मनी में हिटलर से मिले और फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के युद्ध बंदियों को मिलाकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और दिल्ली चलो का नारा दिया। आजाद हिंद फौज ने अंडमान पर कब्जा कर तिरंगा फहराया और
कोहिमा इम्फाल में ब्रिटिश सेना से सीधे जंग लड़ी। हालांकि जापान के सरेंडर से फौज को रुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारतीय सैनिकों के दिलों से अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए निकाल दिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो पे बात करें तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम प्रहार करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। इस बार गांधी जी का नारा था करो या मरो, अर्थात डू और डाई। और उन्होंने साफ कहा कि आप पीछे हटने की कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। अंग्रेजों ने रातों रात सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। बिना लीडरशिप के यह आंदोलन एक भयानक जन विद्रोह में बदल गया। आम जनता ने रेलवे और सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत पर जबरदस्ती राज करना असंभव हो चुका है। आजादी का अंतिम अध्याय पर अगर बात करें तो विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और प्रशासन पूरी तरीके से टूट चुके थे। अंग्रेजों को सबसे बड़ा खौफ आजाद हिंद फौज से मिला। उन्हें पता चला कि अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाही उनके वफादार नहीं रहे। यूके के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई और नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को आजाद करने का वादा किया। फरवरी 1947 में इटली ने संसद में ऐतिहासिक घोषणा की कि अंग्रेज जल्द ही सत्ता भारतीयों को सौंपकर वापस चले जाएंगे। और इस तरह कंपनी द्वारा गुलाम बनाए गए देश ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अब बात करते लास्ट में कि आज हमने क्या समझा वीडियो में, तो भारत की आजादी किसी एक विचारधारा की जीत नहीं है, यह नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारियों के साझा संघर्ष का परिणाम है। महात्मा गांधी जन आंदोलन ने देश के हर वर्ग को एकजुट किया और अंग्रेजों के नैतिक रूप से जो घुटनों पर ला दिया। वहीं भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य ने अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया और सेना की वफादारी को तोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब पूरा देश एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। आजादी मुफ्त में नहीं मिली, हमें इस महान बलिदान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।